नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे पेरू देश के बारे में, जिसका ऑफिशियल नेम है द रिपब्लिक ऑफ पेरू। दोस्तों पेरू देश की राजधानी है लीमा और ये लोकेटेड है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, जो अपनी बॉर्डर 5 देशों के साथ शेयर करता है। और ये 5 देश हैं इक्वाडोर, कोलंबिया, बोलीविया, ब्राजील और चिले। और साथ ही ये अपनी 2400 किलोमीटर से भी लंबी एक बॉर्डर पैसिफिक ओशियन के साथ भी शेयर करता है। दोस्तों पेरू केचुहा लैंग्वेज का एक वर्ड है जिसका मतलब होता है लैंड ऑफ अबंडेंस, और इस जगह को लैंड ऑफ अबंडेंस कहा गया यहाँ पर रहने वाले इनका लोगों की वजह से, जो कि बहुत ही ज्यादा रिच और हाईली ऑर्गेनाइज्ड लोग थे, जिनकी बात हम आगे इसी वीडियो में करेंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले जान लेते हैं कुछ और फैक्ट्स पेरू के बारे में। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं पेरू की पॉपुलेशन और यहाँ पर रहने वाले लोगों के बारे में। 2024 के यूनाइटेड नेशंस के डेटा के अकॉर्डिंग पेरू की पॉपुलेशन लगभग 3.45 करोड़ है, जो कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन का सिर्फ 0.43% के बराबर है। और पेरू वर्ल्ड में पॉपुलेशन के मामले में 45th नंबर पर आता है। साथ ही पेरू में पॉपुलेशन डेंसिटी भी इंडिया के कंपैरिजन में बहुत कम है, क्योंकि पेरू में सिर्फ 27 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में। दोस्तों पेरू 1824 तक स्पेन की एक कॉलोनी रहा था, जिसकी वजह से स्पेनिश लोगों ने पेरू के इंडिजिनस लोगों को डोमिनेट किया पॉलिटिक्स, रिलीजन और इकोनॉमी में। स्पेनिश लोग यूरोपियन कल्चर के साथ स्पेनिश लैंग्वेज, रोमन कैथोलिक रिलीजन भी इस रीजन में लेकर आए, और साथ ही ये लोग अपने साथ अफ्रीकन स्लेव्स को भी यहाँ लेकर आए, जो कि गिनती में काफी कम थे। और आज के टाइम उनके डिसेंडेंट्स मेनली लीमा और पेरू के सेंट्रल कोस्टल वैलीज में रहते हैं। दोस्तों पेरू की पॉपुलेशन में 60% से भी ज्यादा मेस्टीजो लोग हैं और लगभग 6% यूरोपियन, और ये दोनों कम्युनिटीज मिलकर पेरू की मैक्सिमम वेल्थ और पावर को कंट्रोल करते हैं। और वहीं पेरू के ज्यादातर इंडिजिनस लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी और हार्श कंडीशंस में रहते हैं। इनमें से कुछ इंडिजिनस लोग हाईलैंड्स में रहते हैं और लामास के झुंड के सहारे अपनी इनकम अर्न करते हैं, जबकि कुछ लोलैंड्स ऑफ अमेजोनिया में रहते हैं। और दोस्तों अगर पेरू की ट्राइब्स की बात करें तो पेरू के अमेजोन रेन फॉरेस्ट में आज भी लगभग 20 ऐसी ट्राइब्स रहती हैं जो कि कैनिबल्स हैं, यानी कि आज भी ये ट्राइब्स इंसानों का मांस खाती हैं। लेकिन आज इनके पास खाने के लिए दूसरे फूड प्रोडक्ट्स अच्छी क्वांटिटी में अवेलेबल हैं और आसानी से उनको परचेज या अर्न कर सकते हैं, जिसकी वजह से इन ट्राइब्स के बीच अब इंसानों के मांस को खाना एक रिचुअल प्रैक्टिस तक लिमिटेड रह गया है। काकातीबो, इस्कोना हुआ, मत्सीगेनका, मस्कोपीरो, नंतीयोरा जैसी ट्राइब्स आज भी रिचुअल्स में इंसानों के मांस को खाती हैं। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं पेरू की जियोग्राफी के बारे में। दोस्तों पेरू साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में लोकेटेड होने के साथ साथ पूरा ही सदर्न हेमिस्फीयर में इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में लोकेटेड है, जिसकी वजह से पेरू का क्लाइमेट ट्रॉपिकल है। और ट्रॉपिकल क्लाइमेट होने की वजह से पेरू के ऑलमोस्ट 60% एरिया पर रेन फॉरेस्ट यानी कि अमेजोन रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जो कि मेनली पेरू के नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट में है। और इस 60% एरिया में पेरू की 10% से भी कम पॉपुलेशन रहती है। चलिए बात कर लेते हैं अमेजोन रिवर के बारे में। दोस्तों साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में वर्ल्ड की सबसे बड़ी नदी अमेजोन बहती है। दोस्तों अमेजोन रिवर का सबसे ज्यादा पार्ट भले ही ब्राजील में आता हो, लेकिन 2014 की एक स्टडी जिसको कि एरिया नाम के एक जर्नल में पब्लिश किया गया था, इस स्टडी के अकॉर्डिंग अमेजोन रिवर का ओरिजिन साउथ वेस्टर्न पेरू में मंटारो रिवर को माना गया है। और यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के अकॉर्डिंग अगर इस पॉइंट को अमेजोन रिवर का ओरिजिन माना जाता है तो अमेजोन रिवर की लंबाई अभी के मुकाबले 75 से 92 किलोमीटर तक बढ़कर लगभग 6500 किलोमीटर से भी ज्यादा हो जाएगी, जो कि अभी 6437 किलोमीटर है। और दोस्तों अमेजोन रिवर का एनुअल वाटर डिस्चार्ज यानी कि इससे बहने वाला पानी इतना ज्यादा है कि अगर आप नाइल रिवर को छोड़कर वर्ल्ड की 7 सबसे बड़ी नदियों जैसे कि कोंगो, गंगा, ओरिनोको, यांगसे, इन सब के वाटर डिस्चार्ज को एक साथ मिला दें तब भी ये टोटल अमेजोन रिवर के वाटर डिस्चार्ज से कम रहता है। चलिए दोस्तों पेरू की ज्योग्राफी में बात कर लेते हैं पेरू के माउंटेन्स और डेजर्ट्स की। दोस्तों वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है एंडीज, और ये भी साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है, जिसकी लंबाई 7000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। दोस्तों एंडीज माउंटेन रेंज साउथ अमेरिका की वेस्टर्न कोस्ट के पैरेलल एक माउंटेन रेंज है, जो कि दुनिया की सबसे नई माउंटेन रेंजेस में से एक है। और दोस्तों पेरू में
इस माउंटेन रेंज के वेस्ट में लोकेटेड है सेचुरा और नास्का डेजर्ट्स। पेरू के पूरी तरह से ट्रॉपिकल रीजन में होने के बावजूद भी यहाँ इन डेजर्ट्स का होना एक ज्योग्राफिकल वंडर है। लेकिन दोस्तों इन डेजर्ट्स के पीछे की वजह पेरू की कोस्ट के अलोंग चलने वाली पेरूवियन या हम्बोल्ट करंट है, जो कि एक कोल्ड ओशियन करंट है। और ये करंट पूरी तरह से जिम्मेदार है पेरू में इन डेजर्ट्स के बनने के लिए, क्योंकि इस करंट में बहने वाला अटलांटिक का ठंडा पानी पेरू की कोस्ट पर पैसिफिक ओशियन के पानी और एटमॉस्फेयर को इतना ठंडा कर देता है कि बहुत ही कम पानी इवेपोरेट हो पाता है। और यही वजह है कि यहाँ की हवा में ह्यूमिडिटी बहुत कम होती है, जिसकी वजह से यहाँ बहुत ही कम बारिश होती है। और ये डेजर्ट वर्ल्ड के सबसे सूखे डेजर्ट्स में आता है। और दोस्तों पेरू में लेक टिटिकाका वर्ल्ड की हाईएस्ट नेविगेबल लेक है, जो कि सी लेवल से 3812 मीटर की ऊंचाई पर लोकेटेड है। और ये भी एंडीज माउंटेन रेंज में लोकेटेड है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं पेरू की इकोनॉमी के बारे में। पेरू एक लेस डेवलप्ड अपर मिडिल इनकम इकोनॉमी है वर्ल्ड बैंक के एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग, जो कि लैटिन अमेरिका यानी कि साउथ अमेरिका में 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और जिसकी जीडीपी 240 बिलियन यूएस डॉलर थी 2022 के डेटा के अकॉर्डिंग। और दोस्तों पेरू की जीडीपी का एक काफी बड़ा हिस्सा माइनिंग सेक्टर से आता है, क्योंकि पेरू कॉपर, जिंक, गोल्ड और बिस्मथ जैसे मिनरल्स को प्रोड्यूस करने वाली टॉप कंट्रीज में से एक है। लेकिन पिछले 2 डेकेड्स में पेरू के एग्रीकल्चर सेक्टर में एक बूम देखने को मिला है, जिसमें कि सीजनल फ्रूट्स को एक्सपोर्ट करके यहाँ के फार्मर्स ने अच्छी कमाई की है, जिसकी वजह से यहाँ के रूरल एरियाज में पॉवर्टी जो 2004 में लगभग 80% होती थी, 2018 तक आते आते 36% ही बची है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इनका सिविलाइजेशन और नास्का लाइंस के बारे में। दोस्तों पेरू की अगर हिस्ट्री की बात करें तो पेरू की ज्यादातर हिस्ट्री इनका सिविलाइजेशन के अराउंड ही सर्कल करती है, जिसके टाइम पर वर्ल्ड के नए 7 वंडर्स में से एक माचू पिचू को कंस्ट्रक्ट करवाया गया था। ये सिविलाइजेशन 13वीं से 16वीं शताब्दी के बीच स्पेनिश लोगों के आने से पहले तक खूब फल फूल रही थी। इनका एम्पायर नॉर्थ में इक्वाडोर की कैपिटल क्वेटो से लेकर साउथ में चिले की कैपिटल सैन डियागो तक फैला हुआ था। इनका लोग फेमस थे अपनी टेरेस फार्मिंग के लिए, जिसमें ये लोग आलू और मक्का जैसी फसलों को उगाते थे। साथ ही ये लोग फेमस थे अपने रोड सिस्टम के लिए, जिनको कि कापाक नियान के नाम से भी जाना जाता था। और ये रोड नेटवर्क्स हजारों किलोमीटर तक फैला होता था, जिसका यूज ये लोग ट्रेड, कम्युनिकेशन और ट्रूप्स के मूवमेंट के लिए करते थे। इनमें से कुछ का यूज तो आज भी किया जाता है। और साथ ही इनका लोग सबसे ज्यादा फेमस है 15th सेंचुरी में बनवाए गए माचू पिचू के लिए, जिसको कि इनका एम्परर पाचाकुटी के द्वारा बनवाया गया था। ये एक तरह का सीटाडेल फोर्ट था उस समय की रूलिंग फैमिली के लिए, जिसको कि एंडीज माउंटेन के ऊपर बनवाया गया था। और माचू पिचू अपने बेहतरीन आर्किटेक्चर, प्रिसाइज स्टोन वर्किंग और पैनोरामिक व्यूज के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। दोस्तों इनका सिविलाइजेशन के द्वारा बनाए गए माचू पिचू के अलावा पेरू फेमस है अपनी नास्का लाइंस के लिए। नास्का लाइंस जिनसे की अलग अलग शेप्स बनी हुई हैं, ये लोकेटेड है सदर्न पेरू के नास्का डेजर्ट में। शेप्स जैसे कि बर्ड्स, मंकी, फिश, स्पाइडर जैसे क्रीचर्स के साथ ट्रायंगल, ट्रेपेजॉइड और स्पाइरल की शेप्स भी क्लियरली विजिबल है। और इनमें से कुछ तो 350 मीटर से भी ज्यादा बड़ी शेप्स हैं। नास्का लाइंस को 200 BCE से 600 CE के बीच यहाँ रहने वाले नास्का लोगों के द्वारा नास्का डेजर्ट की सरफेस को कवर करने वाले रेडिश ब्राउन कलर के आयरन ऑक्साइड की लेयर से कवर्ड इस तरह के कंकड़ों को हटाकर बनाया गया था। आज तक आर्कियोलॉजिस्ट्स को इनके बनाने के पीछे की वजह नहीं पता लग पाई है। और 1994 में यूनेस्को के द्वारा इस साइट को एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया गया था, इसके बेटर प्रिजर्वेशन, प्रोटेक्शन और मेंटेनेंस के लिए। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं पेरू में लेक टिटिकाका के ऊपर बने इन घास के आइलैंड्स के बारे में, जिनको बनाया गया था यहाँ रहने वाले उरोस लोगों के द्वारा, जिनका मेन ऑक्यूपेशन हमेशा से ही फिशिंग था। लेकिन इन आइलैंड्स को बनाने के पीछे मेन रीजन था उरोस लोगों द्वारा इनका लोगों के अटैक से खुद को बचाना, जिसकी वजह से उरोस लोगों ने आज से लगभग 500 साल पहले इन आइलैंड्स को बनाना शुरू किया था। उरोस लोगों की वजह से ही इन आइलैंड्स का नाम भी उरोस आइलैंड पड़ गया। और आज के टाइम पेरू के ये घास के आइलैंड्स एक काफी बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुके हैं। तो दोस्तों ये थे पेरू के बारे में कुछ बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। और अगर आपको बाकी देशों के बारे में इस तरह की जानकारी चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिए गए वीडियोस पर क्लिक करके उनको देख सकते हैं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आने वाली वीडियोस के लिए। धन्यवाद।